सो हाय एवरीवन्स, वेलकम यूनिक मैथ्स क्लासेस में। कैसे आप सब बढ़िया है ना। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है ना। चलिए, तो हमारा जो आज की टारगेट रहने वाली है कि सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग 50 एमसीक्यू करेंगे। ठीक है ना। ऐसे कि हम लोग ऑलरेडी आपका बायोलॉजी का टेसिस कंप्लीट कर चुका हूं, लेकिन जो मैं आपका दोबारा से जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है ना, ताकि आप लोग को अच्छे से रिवीजन हो जाए और आप लोग को जो पीछे का क्वेश्चन जो आप लोग किए हैं इसमें क्या हो आपको डाउट ना रहे। ठीक है ना। तो हम लोग आज का टारगेट है यानी कि सीनेट सीपेट के जो आपके बायोलॉजी का यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो चैप्टर आपके, उसमें से आपका जो 50 एमसीक्यू क्वेश्चन है आज कराएंगे। ठीक है ना। आज की टारगेट है सिर्फ माने कि 50 एमसीक्यू करेंगे, जिसमें से आपको हर टाइप का क्वेश्चन मिलेंगे और ये सबसे इंपॉर्टेंस आपके एग्जाम के लिए है। ये 50 एमसीक्यू जो कि आपके सर्कुलेटरी सिस्टम से आता है और इस चैप्टर से आपको 4 से 5 क्वेश्चंस आपको मिलेगा, यानी कि नर्सिंग एप्टीट्यूड में ही 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। 4 से 5 क्वेश्चंस आपको जो है बायोलॉजी में भी सर्कुलेटरी सिस्टम से हर साल पूछा जाता है। तो इस क्लास को आप लोग मिस मत करेगा। यदि आप लोग मिस करते हैं तो आप लोग को 10 नंबर आप लोग को छूट रहा है सीनेट और सीपेट में। ठीक है ना। तो यही उम्मीद रहेगा कि आप सबको कि आप लोग इस क्लास को जो 50 यानी कि जब तक ये क्लास खत्म ना हो, जब तक ये क्लास एंड ना हो, तब तक इस क्लास को आपको छोड़ना नहीं है, स्पेशली यूपी सीनेट बच्चों के लिए। ठीक है ना। तो आप सब अच्छे से इसको लगा लेना क्वेश्चंस को, ताकि आपको 10 क्वेश्चंस नहीं छूटे, क्योंकि 10 क्वेश्चन जो है आपको इस एक वीडियो से मिल रहा है, एक आपके क्लास से मिल रहा है, तो आपको डेफिनेटली आपको अच्छे से कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले जो भी बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के निशान को दबा लेना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। इसी प्रकार जो मैं आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के चैप्टर को आपका जो कंबाइंड करके यानी कि नर्सिंग और जो बायोलॉजी को दोनों को एक साथ कंबाइंड करके मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो इसीलिए आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने घंटी के निशान को बेल आइकन को ऑन कर लेना। ठीक है ना। तो चलिए हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सबको पता होगा मेरी क्लास का जो मेरा गोल्डन रूल है, यानी कि सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को 2 बार रीड करना है। फिर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो फिर क्या करना है, पूछना है। वैसे क्वेश्चन समझ आ जाएगा, इतना आसानी लैंग्वेज में है कि क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। और आप ऑप्शन को रीड करना है, चारों ऑप्शन को पढ़ना है, इसके बाद आपको आंसर बताना है। ये नहीं कि फर्स्ट ऑप्शन पढ़े और आंसर दे दिए, ऐसे कभी नहीं करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट आपका आ गया है क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्कुलेटरी सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ, यानी कि जो मेरा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किस किस चीज से मिलके बना है। समझ में आया क्वेश्चन कि जो मेरा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किस किस चीज से मिलके बना है। तो आपके ऑप्शन आपके सामने में है कि फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि हार्ट एंड लंग्स, यानी कि जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है सिर्फ हार्ट और लंग्स से मिलके बना है, या हार्ट एंड ब्लड वेसल्स या ब्लड से मिलके बना है। सी ऑप्शन आपका ब्रेन एंड नर्व से मिलके आपके सर्कुलेटरी सिस्टम बना है, या आपके किडनी और लीवर से मिलके आपके सर्कुलेटरी सिस्टम बना है। तो आप सबको पता होगा कि यदि आप लोग अच्छे से मेरे क्लास में नोट्स बनाए होंगे बायोलॉजी का, तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि मैं इस चैप्टर को सर्कुलेटरी सिस्टम को आपको बहुत डिटेल्स में पढ़ाया हूँ। ठीक है ना। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो मेरा सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट है, जो मेरा सर्कुलेटरी सिस्टम का जो फॉर्मेशन होता है किस किस चीज से मिलकर होता है, हार्ट से होता है, ब्लड से होता है और ब्लड वेसल से मिलकर क्या होता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी विल बी द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है तो आपको जी पे याद होना चाहिए। दोनों में पूछा गया, नर्सिंग एप्टीट्यूड में पूछा गया एक बार और एक बार आपके बायोलॉजी में, यानी कि आपके जो सिलेबस के है उसमें पूछा गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए आज की क्लास में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका कि द मेन फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज, बताइए, यानी कि जो मेरा सर्कुलेटरी सिस्टम उसका मेन फंक्शंस क्या होता है। जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेन फंक्शंस क्या होता है। देखिए, इसमें ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है कि डाइजेशन। क्या सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेन फंक्शन होता है वो आपके भोजन को पाचन करने के लिए, आपके भोजन को डाइजेशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसका होता है। या सेकेंड ऑप्शन रेस्पिरेशन, यानी कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम का जो इंपॉर्टेंट रोल है रेस्पिरेशन में होता है। या ट्रांसपोर्ट ऑफ दी सब्सटेंस, यानी कि जो कुछ भी पदार्थ को, यानी कि जो हमारे शरीर में जो भी हमारे शरीर में जो पदार्थ है उसको ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प कर रहा है मेरा सर्कुलेटरी सिस्टम। या कोई भी मेरा जो एक्सक्रीट यानी कि जो अनडाइजेस्टिव फूड है
उसको एक्सक्रीशंस करने में हेल्प कर रहे हैं आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आप सबको पता होगा कि जो मेरा सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी कि ब्लड का जो हमारे पूरे शरीर में फॉलो होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो डिफरेंट टाइप्स का न्यूट्रिशन होता है, डिफरेंट टाइप्स का क्या होता है, इसमें आपका सब्सटेंस होता है कि जहां पर नीड है हमारे शरीर में जो भी पदार्थ, उसको ट्रांसपोर्टेशन करने का काम कौन कर रहा है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, तो सी विल बी द राइट आंसर, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस, यानी कि सब्सटेंस को ट्रांसपोर्टेशन में जो हेल्प कर रहा है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम हेल्प करता है। क्लियर सभी को क्वेश्चंस? बताइए, किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए। और जो आज ये जो क्लास है आप सभी के लिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। यहाँ से यदि क्वेश्चंस आएगा तो 10 क्वेश्चंस पूछ सकता है नर्सिंग एप्टीट्यूड में और बायोलॉजी में। तो आप लोग अच्छे से इस 50 क्वेश्चंस को लगा लेना। ये नहीं कि मैं बोलूँ कि डिफरेंट मतलब सेम टाइप्स का क्वेश्चंस आएगा, नहीं, सेम टाइप का क्वेश्चंस आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकता, लेकिन इसके कंसेप्ट पे आपको क्वेश्चंस 100% मिलेगा। यानी कि आपका क्वेश्चन सेम रहेगा, आंसर भी यही होगा, लेकिन क्या होगा, क्वेश्चंस को घुमाया जाएगा। क्वेश्चंस को बहुत घुमा के पूछता है, तो इसलिए कंसेप्ट हमेशा क्लियर रखिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या आपका, तो अगला क्वेश्चन है आपका कि द हार्ट इज लोकेटेड इन द, बताइए, यानी कि जो हार्ट है, यानी कि जो हम लोग में जो हृदय है, हृदय कहाँ पे लोकेटेड है, हृदय कहाँ पे प्रेजेंट है, बताइए कि हार्ट इज लोकेटेड इन द। तो बताइए कि जो आपके हार्ट है वो कहाँ पे लोकेटेड है। क्या आपके जो हार्ट है एब्डोमेन कैविटी में लोकेटेड है, क्या आपके हार्ट थोरैसिक कैविटी में लोकेटेड है, क्या आपके हार्ट जो है पेल्विक कैविटी में लोकेटेड है, या आपकी हार्ट स्कल में लोकेटेड है। तो आप सबको पता होगा कि जो मेरा हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, बच्चों बताइए हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट है। फर्स्ट ऑप्शन है एब्डोमेन कैविटी। तो भाई एब्डोमेन कैविटी में आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लीवर है, यानी कि ये सब किस में आ रहा है आपका, एब्डोमेन कैविटी में। यदि मैं बात करूँ थोरैसिक कैविटी में, तो जो मेरा हार्ट जो प्रेजेंट है कहाँ पे प्रेजेंट है बच्चों, थोरैसिक कैविटी में। कहाँ पे है, तो थोरैसिक कैविटी में, यानी कि चेस्ट के पास एक छोटा सा कैविटी होता है दोनों लंग्स के बीच में, जिसको बोलते हैं हम लोग थोरैसिक कैविटी। और इसी कैविटी में जो होते हैं आपका क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, तो आपके हार्ट प्रेजेंट होते हैं, आपके हृदय प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। यदि मैं बात करूं पेल्विक कैविटी के बारे में, तो पेल्विक कैविटी में क्या होता है, किडनी प्रेजेंट होता है। स्कल में क्या होता है, स्कल में आपका ब्रेन है प्रेजेंट, समझ में आ गया। स्कल में क्या प्रेजेंट है, तो ब्रेन है प्रेजेंट। तो आपका जो हार्ट जो लोकेटेड है आपका थोरैसिक कैविटी में लोकेटेड है। और ये सब क्वेश्चंस आपका पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। चलिए रट लेना है सभी को क्वेश्चंस, एक भी क्वेश्चंस छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक भी क्वेश्चंस छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नॉर्मल हार्ट, यानी कि नॉर्मल एडल्ट का जो हार्ट का जो रेट होता है कितना होता है, यानी कि जो हमारा एक नॉर्मल एडल्ट जो भी पर्सन होता है उसका जो हार्ट बीट होता है, उसका जो हार्ट रेट होता है 1 मिनट में कितने बार बीट करता है। बताइए कि नॉर्मल एडल्ट को जो हार्ट का जो रेट होता है वो 1 मिनट में कितने बार बीट होता है, इसका हार्ट रेट कितना होता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 40 से 60 बीट पर मिनट, यानी कि 40 से 60 बार एक मिनट में हार्ट इसका बीट करता है, यानी कि धड़कता है। सेकेंड ऑप्शन है 60 से 100 बीट पर मिनट। सी ऑप्शन आपका 100 to 20 बीट पर मिनट। और डी ऑप्शन है आपका 120 to 140 बीट पर मिनट। तो बताइए कि जो हार्ट का जो रेट होता है एक नॉर्मल एडल्ट का, वो कितना बीट पर मिनट होता है। तो बच्चों आप सबको ऑलरेडी पता होगा कि जो एक एडल्ट का जो हार्ट का जो बीट होता है वो आपका 60 to 100 बीट पर मिनट होता है। कितना होता है बच्चों, 60 to 100 बीट पर मिनट। एक एडल्ट का जो हार्ट का जो रेट होता है वो 60 to 100 बीट पर मिनट होता है। क्लियर सभी को, क्लियर ना। चलिए आ जाइए अगला क्वेश्चन पे। अब चलिए अगला क्वेश्चन से आपका, अगला क्वेश्चन से आपका देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि द राइट, क्या कह रहा है कि द राइट साइड ऑफ हार्ट इज कॉन्टेन। बताइए यानी कि जो हमारे हार्ट का जो राइट साइड है, ये राइट साइड में हार्ट में क्या कॉन्टेन हो रहा है, क्या कंटेन हो रहा है, बताइए। यानी कि जो आपके हार्ट का 4 चेम्बर होता है, देखिए यहाँ पे ये आपका हार्ट है, इसके आपके हार्ट का 4 चेम्बर होता है। राइट आर्टरी, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो है आपका हार्ट का चेम्बर है, राइट आर्टरी, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट आर्टरी, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, यानी कि 4 चेम्बर्स ह्यूमंस का हार्ट होता है,
ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है कि जो हमारे हार्ट का जो राइट साइड है, ठीक है ना, तो इस राइट साइड हार्ट में क्या कंटेन होता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि ऑक्सीजन ब्लड, यानी कि इसमें आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कंटेन होते हैं आपके राइट के हार्ट साइड में, या डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कंटेन होते हैं आपके हार्ट के राइट साइड में, या आपका मिक्स ब्लड का कंटेन होता है, या इसमें से कोई ब्लड का कोई इसमें रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि नो ब्लड, इसमें ब्लड है ही नहीं। तो बताइए कि जो आपके हार्ट है, आपके हार्ट के जो राइट साइड होता है, राइट आर्टरी, राइट वेंट्रिकल्स में किस टाइप्स का ब्लड होता है, किस टाइप्स के ब्लड का कंटेन होता है। तो बच्चों जो आपका हार्ट का जो राइट साइड होता है वहां पे आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। समझ में आ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके राइट के हार्ट साइड में होता है। यहीं पे क्वेश्चन आता है कि जो आपके हार्ट के लेफ्ट साइड में किस टाइप्स का ब्लड प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे आपका हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर सही बच्चे को। चलिए अगला क्वेश्चन से आपका कि इन द लेफ्ट वेंट्रिकल्स पंप ब्लड टू, बताइए यानी कि जो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल है, जो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल, एक मिनट बच्चों, ये जो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है ब्लड को पंप करता है। बताइए बताइए ब्लड को कहाँ पंप करते हैं, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल। फर्स्ट ऑप्शन है क्या हम बोल सकते हैं कि लंग्स में ब्लड को पंप करना है, बी ऑप्शन है बॉडी में ब्लड ब्लड को पंप करते हैं, सी ऑप्शन है ब्रेन में ब्लड को पंप करते हैं, डी ऑप्शन है आपका लीवर में ब्लड को पंप करते हैं। तो बताइए कि जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, जो मेरे हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को कहाँ पंप करता है, जल्दी से बताइए कहाँ पंप करते हैं बच्चों ब्लड को। तो आप सबको पता होगा कि जो मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है, आपके एरोटा में जाता है। कहाँ पे जाता है, एरोटा, जो कि मेरा सबसे लार्जेस्ट आर्टरी कौन सा है, एरोटा होता है। क्लियर सभी को। तो एरोटा होता है, यानी कि जो हमारे ब्लड का जो पंप होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे शरीर में होता है, हमारे बॉडी में जो भी हमारा सुपीरियर है, जो भी इंफीरियर जहां पर भी है, हर हमारे बॉडी पार्ट में जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड का पंप होता है। ठीक है ना, जिसका जो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी विल बी द राइट आंसर, यानी कि बॉडी में होता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड का पंप। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में एरोटा रहता तो एरोटा में यहाँ पे हो सकता था आंसर, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे एरोटा नहीं है, आपके बॉडी दिया है तो बॉडी में होगा, यानी कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड का जो पंप हो रहा है बच्चों आपके बॉडी में होता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन से आपका कि द पल्मोनरी आर्टरी कैरी, बताइए यानी कि जो पल्मोनरी आर्टरी होता है वो किस टाइप्स के ब्लड को कैरी करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस आपको पूछा गया है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। बताइए कि जो पल्मोनरी आर्टरी होता है वो किस टाइप्स के ब्लड को कैरी करता है। क्या हम बोल सकते हैं कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, या हम बोल सकते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, या हम बोल सकते हैं कि मिक्स ब्लड को कैरी करता है। तो बच्चों मिक्स ब्लड का कैरी कोई भी आर्टरी या वेन्स नहीं करते हैं। क्लियर सभी को। डी ऑप्शन है नो ब्लड, तो इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। बताइए कि जो हमारा पल्मोनरी आर्टरी होता है वो किस टाइप्स की ब्लड को कैरी करते हैं। और यहाँ पे एक अच्छा एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा कि जो पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि एक्सेप्शन है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में कि जो पल्मोनरी आर्टरी होता है वहां पे आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, लेकिन हमारा जो आर्टरी होता है वो आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ये याद रखने वाली बात है, ठीक है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि आर्टरी यानी कि पल्मोनरी आर्टरी में होते हैं आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के कैरी, और वेन्स में आपका होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के कैरी पल्मोनरी वेन में, ठीक है ना। लेकिन सिंपल आपका आर्टरी रहेगा तो आर्टरी में आपका हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड आपका सिंपल वेन में कैरी होता है। लेकिन यहाँ पे दे रखे हैं आपके पल्मोनरी आर्टरी बच्चों। तो बच्चों पल्मोनरी आर्टरी में जो होता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कैरी होता है, ये आपके एक्सेप्शन है और ये आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा के लिए, आगे चल के इसका बहुत काम आएगा। ठीक है ना, पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे मिल गया है कि जो पल्मोनरी वेन्स होता है, देखिए यहाँ पर भी एक क्वेश्चन मिल गया है कि जो पल्मोनरी वेन्स होता है वो किस टाइप्स के ब्लड को कैरी करते थे। मैं आपको अभी बताया हूँ कि जो पल्मोनरी वेन्स होता है इसमें आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कैरी होता है। कैसा होता है बच्चों, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कैरी होता है। लेकिन आर्टरी में, कौन सी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सी
ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी होता है। ये बात आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा और आगे चल कर के ये आपको बहुत काम आएगा जब आप लोग बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेंगे। जब फर्स्ट टाइम में आपका एनाटॉमी फिजियो का जब क्लास होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में इन सब के बारे में डिटेल्स में दे रखा है, ठीक है ना, और यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए आपको इतना ही काफी है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने आ गया है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो लार्जेस्ट आर्टरी, अभी मैं बताया आप सभी को कि जो सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होता है वो कौन सा होता है, बताइए सबसे लार्जेस्ट आर्टरी कौन सा होता है। हम बोल सकते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है, या एरोटा सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होता है, या कोरोनरी आर्टरी सबसे लार्जेस्ट आर्टरी, या कैरोटेड आर्टरी आपके सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है। तो बच्चों सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होता है वो आपका हो जाएगा एरोटा, यानी कि एरोटा जो है वो सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होता है, ठीक है ना। एरोटा आपके सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होता है, क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी कि इसमें कह रहा है कि जो ब्लड वेसल होता है वो ब्लड को कैरी कहाँ से करता है, हार्ट में, बताइए। ब्लड वेसल्स ब्लड को कहाँ से कैरी करता है, अपने हार्ट में, बताइए कहाँ से कैरी करता है अपने हार्ट में ब्लड वेसल्स, बताइए। ब्लड जो हमारे हार्ट जो कैरी करते हैं ब्लड को, वो हार्ट कहाँ से कैरी करते हैं ब्लड को, क्या हम बोल सकते हैं वेन से कैरी करते हैं। यहाँ पे आपका हार्ट का डायग्राम है और इस हार्ट के डायग्राम में आपका ये राइट आर्टरी है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये आपका लेफ्ट आर्टरी है और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो यहाँ से आप लोग इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा है प्लस में इंफीरियर वेना कावा है। यहाँ से ब्लड को कलेक्शन किया फिर आपका ब्लड राइट आर्टरी में आया। तो बच्चों तो इसमें कह रहा है कि जो हमारे हार्ट जो ब्लड को कैरी कर रहा है कहाँ से कर रहा है बच्चों, तो वो आर्टरी से ही ब्लड को कैरी कर रहा है। कहाँ से कर रहा है, वो आर्टरी से ब्लड को कैरी कर रहा है। आपको जो राइट आर्टरी होता है वही राइट आर्टरी से होता है हमारा हार्ट में ब्लड को कैरी करता है। समझ में आ गया, ब्लड को कैरी कहाँ हो रहा है हमारा हार्ट में, कहाँ से, तो राइट आर्टरी से ब्लड कैरी करता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका कि जो हार्ट हैज हाउ मेनी चेम्बर, बताइए सबसे इजी क्वेश्चन है कि हार्ट जो है हार्ट में कितना चेम्बर होता है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं पूछा कि किसका हार्ट। तो भाई सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो आपको ये दिमाग लगाना चाहिए कि ह्यूमंस के ही बारे में बात हो रहा है, ठीक है ना। तो बताइए कि जो हार्ट में मेनी कितना चेम्बर होता है, बताइए जो हमारे हार्ट है हमारे हार्ट में कितना चेम्बर है, 2 चेम्बर है, 3 चेम्बर है, 4 चेम्बर है, 5 चेम्बर है। तो आप सबको मैं हार्ट यहाँ पे बना के दिखाया था कि जो मेरा हार्ट है ये मेरा हार्ट में कितना चेम्बर होता है, बताओ बताओ कितना चेम्बर होता है बच्चों। तो हमारे हार्ट में जो होता है आपका 4 चेम्बर होता है, राइट आर्टरी राइट वेंट्रिकल लेफ्ट आर्टरी लेफ्ट वेंट्रिकल्स। और इसी का खेल पूरा आपके सर्कुलेटरी सिस्टम आपके जो है किस में है बताइए, तो एनाटॉमी में, जो कि आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मिलेगा डिटेल्स में, ठीक है ना। और ये क्वेश्चंस आपको आगे चल चल के काम आएगा जब आप लोग बीएससी फर्स्ट टाइम में जाएगा तो यहाँ पर भी आपको यही क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, इसी टाइप्स का क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सॉल्व करने को मिलेगा, ठीक है ना। सेम कॉन्सेप्ट मिलेगा लेकिन यही होगा कि यहाँ पे थोड़ा एडवांस हो जाता है, थोड़ा बेसिक से यहाँ पे एडवांस पहुंचना पड़ता है, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि दो द अपर चेम्बर आर कॉल्ड, बताइए यानी कि जो मेरा हार्ट का जो सबसे अपर चेम्बर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए। द अपर चेम्बर आर कॉल्ड, बताइए कि जो हार्ट का जो सबसे अपर चेम्बर होता है, हार्ट का जो सबसे अपर चेम्बर होता है, समझ में आ गया, याद है सभी को। हार्ट में सब जो सबसे ऊपर मतलब ऊपर का चेम्बर होता है, ये आपका हार्ट है, ये आपका हार्ट है, ये आपके हार्ट में है राइट आर्टरी है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट आर्टरी है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हार्ट के जो सबसे अपर चेम्बर, तो हार्ट में सबसे अपर चेम्बर क्या है बताइए। हार्ट में सबसे अपर चेम्बर आपका आर्टरी है, तो क्या हो जाएगा आंसर, आपका आर्टरी तो होगा ना। हार्ट में सबसे अपर चेम्बर हार्ट आर्टरी हो जाएगा। यही यहाँ पे क्वेश्चन पूछता कि जो मेरा हार्ट में सबसे लोअर चेम्बर कौन सा है, तो हार्ट में सबसे लोअर चेम्बर आपका वेंट्रिकल हो जाता है। समझ में आ गया। तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चंस में, तो घबराने वाली बात नहीं है। यदि आप लोग यूनिक मैथ्स क्लासेस से ज्वाइन हुए तो ठीक है ना, बिंदास पढ़िए बिंदास रहिए। और मेरा उम्मीद रहेगा कि आप सबको बायोलॉजी में एक भी क्वेश्चन ना छूटे और नर्सिंग एप्टीट्यूड में ये मेरा वादा रहेगा। यदि आप लोग हर एक क्लास लगाते हैं, मेरा हर एक डिटेल्स में जो भी मैं आपको टॉपिक करवाया हूँ, जो नोट्स के साथ हैंड रिटन नोट्स के साथ, और जो मैं आपको टेस्ट सीरीज दिया हूँ बीएससी नर्सिंग फर्स्ट जो आपके सीनेट का, सॉरी बीएससी बोल रहा हूँ मैं, सीनेट का जो आपका टेस्ट सीरीज दिया हूँ, जो बायोलॉजी का कंप्लीट मैं दिया वो आप लगा लीजिए। और मेरा गारंटी है कि आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम में। ये तो मैं दोबारा इसलिए लाया हूँ कि ताकि आप सबको याद रहे, आप सब भूले ना क्वेश्चन को, ताकि आप लोगों को दिमाग में चलता रहे। देखिए कोई बात आप बार बार सुनते हैं बार बार पढ़ते हैं तो आपको दिमाग में यही बात घूमता रहता है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के
क्वेश्चंस लाओ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, जो कि कंसेप्टुअल बेस लाइए, ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत हो लेकिन आप समझ जाए, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चंस लाना है कि थोड़ा सा कंसेप्चुअल रहे लेकिन समझ में आना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मेरा हार्ट का जो सबसे अपर चेम्बर होता है उसको हम लोग बोलते हैं आर्टरी बोलते हैं, और जो लोअर चेम्बर होता है उसको बोलते हैं हम लोग वेंट्रिकल्स बोलते हैं। क्लियर सभी को? चलिए आइए देखिए अगला क्वेश्चन से आपका कि द वॉल बिटवीन राइट आर्टरी एंड वेंट्रिकल्स, यानी कि जो हमारा राइट आर्टरी है, यहाँ पे सिर्फ हार्ट का खेल है बच्चों, यहाँ पे आपका हर एक क्वेश्चन में हार्ट का ही खेल है, ठीक है ना। आपको हर एक क्वेश्चन में हार्ट बनाना ही पड़ेगा। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, तो ये आपका राइट आर्टरी हो जाएगा, और ये आपका राइट वेंट्रिकल्स हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट आर्टरी हो जाएगा, और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो वॉल्व बिटवीन राइट आर्टरी एंड राइट वेंट्रिकल्स, यानी कि जो मेरा राइट आर्टरी है और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, लेफ्ट आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में भी एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, तो इसका नाम बताना। लेकिन यहाँ पे सिर्फ पूछ रहा है राइट आर्टरी और राइट वेंट्रिकल्स। तो बताइए कि जो राइट आर्टरी और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट है, इस वॉल्व का नाम आपको बताना होगा। बताइए किस कौन सा वॉल्व प्रेजेंट है आपका, तो मिट्रोल वॉल्व प्रेजेंट है, बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट है, ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट है, या एरोटिक वॉल्व प्रेजेंट है। तो आपको यहाँ पे ये क्लियर होना चाहिए कि जो एरोटिक वॉल्व जो प्रेजेंट है आपका एरोटा में प्रेजेंट है, ठीक है ना। एरोटिक वॉल्व आपके एरोटा में प्रेजेंट होता है, समझ में आ गया ना। चलिए बाइकस्पिड वॉल्व, यदि मैं बाइकस्पिड वॉल्व के बारे में बात करता हूं तो ये आपका कहाँ पे है, लेफ्ट आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में ये आपका जो है बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। लेकिन मैं ट्राइकस्पिड वॉल्व के बारे में बात करूँ तो ट्राइकस्पिड जो वॉल्व होता है वो आपके राइट आर्टरी और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में, राइट आर्टरी प्लस में राइट वेंट्रिकल्स के बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। यानी कि जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है इससे ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, कहाँ से, तो राइट आर्टरी से लेफ्ट आर्टरी में, और ये जो होता है ब्लड को रिवर्स होने से रोकता है, ठीक है ना। यानी कि जो लेफ्ट आर्टरी से ब्लड आपका राइट आर्टरी में रिवर्स ना हो, इससे भी प्रिवेंट करता है, ठीक है। मेन इसका फंक्शन यही है कि ये प्रिवेंट करने का काम कर रहा है, यानी कि बैक फ्लो, ब्लड का बैक फ्लो ना हो उसको प्रिवेंट करने का जो काम कर रहा है मेरा, वही आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व कर रहा है, बाइकस्पिड वॉल्व कर रहा है, एरोटिक वॉल्व कर रहा है, पल्मोनरी वॉल्व कर रहा है, ठीक है ना। तो जितना भी वॉल्व है मेरा हार्ट में वो आपको प्रिवेंट करना है ब्लड को बैक फ्लो होने से, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन से आपका पेस मेकर ऑफ हार्ट, यानी कि जो मेरा हार्ट का जो पेस मेकर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए। हार्ट के पेस मेकर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हार्ट के पेस मेकर को हम लोग एस ए वी नोड बोलते हैं, या हम लोग बोलते हैं एस ए नोड बोलते हैं, या बंडल ऑफ हिज बोल सकते हैं, या पुरकिंजे फाइबर बोल सकते हैं। तो बताइए कि जो मेरा पेस मेकर होता है हमारे हार्ट में, जो हमारे हार्ट में एक पेस मेकर यहाँ पे लगा होता है, ठीक है ना, हमारे हार्ट में यहाँ पे एक पेस मेकर लगा होता है, उस पेस मेकर का नाम बताना है। तो बच्चों ये जो पेस मेकर होते हैं हमारे जो हार्ट का इलेक्ट्रिक शॉर्ट देने का काम करता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक शॉर्ट समझते ना, वही इलेक्ट्रिक शॉर्ट जो दे रहा है वो पेस मेकर दे रहा है। तो बताइए कि जो पेस मेकर कौन सा है हमारे हार्ट में लगा हुआ, तो एस ए नोड जो है वो एस ए नोड एक पेस मेकर है, जो कि मेरा क्या नेचुरल होता है, जो कि मेरा हार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो एस ए नोड एक पेस मेकर होता है जो कि मेरा राइट साइड में, यानी कि हार्ट के राइट आर्टरी के ऊपर में पेस मेकर लगा होता है, ठीक है ना। समझ में आ गया। पेसमेकर कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चों, तो हार्ट के राइट साइड में प्रेजेंट होते हैं आपके पेसमेकर। चलिए देखिए अभी आपके पास 50 क्वेश्चंस था, ठीक है ना, जिसमें से मैं लगभग आपका 15 क्वेश्चंस करा चुका हूं, यानी कि यहाँ पे टाइम टू टाइम क्वेश्चंस हो रहे हैं, यानी कि एक क्वेश्चंस पे 1.5 से 1 मिनट चल रहा है, ठीक है ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक क्वेश्चंस पे ज्यादा समय ना लगे, यानी कि 1 से 1.5 मिनट लूंगा। इससे क्या होगा कि आपका कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस बनेगा, ज्यादा नॉलेज आएगा, ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। लेकिन मैं एक ही क्वेश्चंस में यदि मैं चाहूंगा 2 मिनट 3 मिनट लूंगा तो आपका जो क्लास है लंबा हो जाएगा, 1.5 घंटा 2 घंटा हो जाएगा, तो आपको भी यहाँ पे देखने में यानी कि क्लास लगाने में मन नहीं करेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपका क्वेश्चन जो है आपके 1 घंटे में 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए, और अपनी जो भी आपके डाउट रहेगा क्लियरिटी हो जाए, ठीक है ना। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि द एवी नोड इज लोकेटेड, यानी कि जो आपका एवी नोड होता है, जो एवी नोड है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बताइए। एवी नोड आपके हार्ट में कहाँ पे प्रेजेंट प्रेजेंट होता है, बताइए जल्दी से बताइए।
एवी नोड आपके हार्ट में कहाँ पे प्रेजेंट होता है? देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि लेफ्ट आर्टरी में प्रेजेंट होता है एवी नोड, या राइट आर्टरी में एवी नोड प्रेजेंट होता है, या लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आपका एवी नोड प्रेजेंट होता है, या राइट वेंट्रिकल्स में एवी नोड प्रेजेंट होता है। तो बताइए कि जो एवी नोड होता है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है बच्चों? तो बच्चों सबको पता होगा कि जो मेरा एवी नोड जो होता है, जो ऐसे नोड होता है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वो आपके राइट आर्टरी में प्रेजेंट होता है। इस क्वेश्चन में भी आप लोग किए होंगे, देखिए यहाँ पे किया है ना, ये किया है ना, यहाँ पे देखिए किया है ना। तो ये आपका आर्टिफिशियल हो गया, ये आपका नेचुरल हो गया, ठीक है ना। तो ये जो आपका जो राइट आर्टरी है, यहीं पे क्या आपका एवी नोड प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो यही इसमें कह रहा है कि जो आपके एवी नोड जो लोकेटेड होता है वो आपके हार्ट के राइट आर्टरी में यानी कि राइट साइड में होता है, जो कि आपके राइट आर्टरी के पास होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द सेप्टम सेपरेटेड, यानी कि जो आपका सेप्टम सेपरेट है, बताइए सेप्टम जो था वो किस किस को सेपरेट करके रख रहा है? बताइए सेप्टम जो है वो किस किस को सेपरेट करके रख रहे हैं? बताइए फर्स्ट ऑप्शन है आपका आर्टरी फ्रॉम वेंट्रिकल, यानी कि जो आर्टरी से वेंट्रिकल्स जो बीच में जो सेपरेट करने का काम करे आपका सेप्टम कर रहा है, नहीं। सेकेंड ऑप्शन आपका लेफ्ट एंड राइट साइड, यानी कि जो आपके कार्डियक सेप्टम, इसका पूरा वर्ड होता है, इसका पूरा नाम क्या है आपका? कार्डियक सेप्टम। कार्डियक सेप्टम इसका पूरा नाम है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सेप्टम दिया है बच्चों। तो सेप्टम ये आपका सेप्टम है, ये आपका इसको बोलते हैं हम लोग कार्डियक सेप्टम, कार्डियक सेप्टम, ठीक है ना। तो ये जो आपका कार्डियक सेप्टम है, इस सेप्टम का क्या काम होता है? यानी कि जो राइट साइड का जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड, जो आपका लेफ्ट साइड का ब्लड है आपका जो ऑक्सीजनेटेड, दोनों को सेपरेट करने का काम करे ताकि दोनों में मिक्स ना हो जाए ब्लड, ठीक है ना। तो ये जो मेरा सेप्टम जो काम करे आपका लेफ्ट एंड राइट साइड जो भी मेरा हार्ट का चेम्बर है उसको सेपरेट करने का काम कौन करे आपका? तो सेप्टम कर रहा है, जिसको पूरा नाम होता है कार्डियक सेप्टम, ठीक है ना। चलिए चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन पे देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि जो द थिकनेस वॉल इज इन, बताइए द थिकेस्ट वॉल इन इज, बताइए थिकेस्ट वॉल इज इन, थिकेस्ट वॉल का नाम बताना आपका। जो थिकेस्ट वॉल होता है, ठीक है ना, जो थिकेस्ट वॉल होता है उस वॉल का आपका नाम बताना। तो कौन सा वॉल आपके किसके पास थिकेस्ट वॉल प्रेजेंट होता है? बोल सकते हैं कि राइट आर्टरी है उसके पास थिकेस्ट वॉल होता है, या लेफ्ट आर्टरी के पास थिकेस्ट वॉल होता है, या राइट वेंट्रिकल्स के पास थिकेस्ट वॉल होता है, या आपका लेफ्ट वेंट्रिकल्स के पास थिकेस्ट वॉल होता है। तो जल्दी से बताइए कि जो थिकेस्ट वॉल होता है वो किसके पास होता है? बच्चों जो थिकेस्ट वॉल होता है ये आपका किसके पास होता है? तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स के पास आपके जो होता है थिकेस्ट वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। सॉरी किसके में लगा दिया, लेफ्ट वेंट्रिकल्स के पास जो होता है ये आपका थिकेस्ट वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना। आपको क्वेश्चंस रट जाना है, क्वेश्चंस छोड़ना नहीं है। आपको इतने अच्छे से मैं बता रहा हूँ, हर एक कंसेप्ट के बेस बता रहा हूँ ताकि आपको एक भी क्वेश्चंस करने में दिक्कत ना हो बच्चों, ठीक है ना। तो मेरा उम्मीद यही रहता है आप सबको कि मैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, तो इसका आप लोग वैल्यू नहीं समझ रही। आप लोग जो बच्चों वैल्यू इसका देने लगेंगे तो समझो कि इसका बेड़ा पार हो गया, ठीक है ना। और ये कोई टेस्ट सीरीज जो आप लोगों को कोई देगा बना करके, ये कोई ब्रह्मांड से क्वेश्चन उठा के नहीं लाएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम से इस यही क्वेश्चन से लाएगा, इसी टाइप्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको यहाँ पे 2000, ठीक है ना, 3000, किसी किसी का होता है 3500। यहाँ पे आप पे करिएगा ना तो पे करने में मजा आएगा, और पे करने के बाद आप डेली क्लास लगाइएगा। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको फ्री में हर चीज करवा रहा हूँ ना तो आपको दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे जो मैं आपको फ्री में करवा रहा हूँ हर चीज, तो आपको यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। लेकिन यही चीज मैं अभी पैसा लेकर के मैं भी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर देता तो मेरा भी कुछ कमाई हो जाता। लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ, यानी कि मैं चाहता हूँ कि जो पुअर स्टूडेंट है, जो भी पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, वो भी अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर सके। हाँ इसका यदि मान लो कि जो भी जिसका प्रिपरेशन नहीं हुआ है, गरीब स्टूडेंट को पैसे के चक्कर में किसी प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़ पाए, तो उसके पास अभी भी उम्मीद है कि जो मैं आपको कंप्लीट क्लास करवाया हूँ, हर एक क्लास है वो भी आप नोट्स बना लीजिए, और जो मेरा टेस्ट है उसको ज्वाइन कर लीजिए। ना प्राइवेट तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में 100% मिल जाएगा, लेकिन मिल ही जाएगा, ठीक है ना। तो हाँ देखिए अपना जो भी लगा लीजिए अपना देखिएगा। बट जो जो आपको नीड है मैं आपको ऑलरेडी क्लास करा चुका हूँ, आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अकॉर्डिंग कराया हूँ क्लास। हर एक टॉपिक कराया हूँ, हर एक आपका जो भी सिलेबस से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा ये आपको यहाँ पे चल ही रहा है। और ये जो क्वेश्चंस डेली मेरा चलता ही रहता है, ठीक है ना। तो आप लोग ज्वाइन होइए, डेली होइए, अपने दोस्त के साथ भी ज्वाइन होइए ताकि आपके दोस्त भी फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन का लाभ उठा पाए, ठीक है ना। और सेमी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको एग्जाम में रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि कॉर्नरी आर्टरी इज सप्लाई, बताइए कॉर्नरी आर्टरी जो होता है वो आपको सप्लाई करता है, बताइए
ये जो आपके कोरोनरी आर्टरी है, ये जो आपके कोरोनरी आर्टरी होता है वो आपको सप्लाई कर रहा है किसको बताइए। जो कोरोनरी आर्टरी सप्लाई क्या करता है बताइए। कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है ना, वो जो ब्लड को सप्लाई किस किस को करते हैं बताइए। किसके किसको कर रहा है ब्लड का सप्लाई। कोरोनरी आर्टरी ब्रेन को कर रहा है, या हार्ट एंड मसल्स को कर रहा है, या लंग्स को कर रहा है, या लीवर्स को कर रहा है। तो बच्चों जो कोरोनरी आर्टरी होता है, जो कोरोनरी आर्टरी होता है ना, वो आपके हार्ट मसल्स को ब्लड का ट्रांसपोर्ट यानी कि सप्लाई करने का काम करता है, ठीक है ना। तो कोरोनरी आर्टरी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द हार्ट मसल्स इन ब्लड, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन बच्चों आपका क्या है। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज, बताइए यानी कि जो मेरा ब्लड में लिक्विड पार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। ये मैं आपको ब्लड में कंपोजिशंस कराए होंगे टॉपिक में। इस कंपोजिशंस में जो भी बच्चों को पता हुआ तो वो इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। तो बताइए कि जो द लिक्विड पार्ट होता है आपका ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है, उस लिक्विड पार्ट का नाम बताना है। कौन सा पार्ट है आपका ब्लड का लिक्विड। सीरम होता है, या प्लाज्मा होता है, या आरबीसी होता है, या डब्ल्यूबीसी होता है। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है ना। बताइए कि जो मेरा ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है, ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है, उस लिक्विड पार्ट के नाम आपको बताना है बच्चों। तो बताइए कि जो ब्लड का लिक्विड पार्ट कौन सा हो जाएगा बच्चों। ब्लड का लिक्विड पार्ट आपका होता है प्लाज्मा होता है, ठीक है ना। प्लाज्मा जो आपका ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है, जो कि आपका 50 से 55% ब्लड होता है, ब्लड में प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, जो कि येलो विश कलर का होता है, ठीक है ना। येलो विश कलर का आपका प्लाज्मा होता है, जो कि ब्लड में 50 से 55% प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। यदि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्लाज्मा में कितना परसेंट वाटर प्रेजेंट होता है, तो प्लाज्मा में 90 टू 95% वाटर जो होता है आपका प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि जो आरबीसी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी कि जो मेरा आरबीसी है, जो मेरा रेड ब्लड सेल है, वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बताइए। जो मेरा रेड ब्लड सेल होता है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बताइए। किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है रेड ब्लड सेल। इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है रेड ब्लड सेल, या क्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है रेड ब्लड सेल, या ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका रेड ब्लड सेल, या और डाइजेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका रेड ब्लड सेल। तो बताइए कि जो आपके आरबीसी का जो भी मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है बताइए। किसके लिए जो आरबीसी रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों। तो बच्चों सबको पता होगा कि जो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए जो ब्लड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, यानी कि जो मेरा ब्लड में जो भी सबसे पहले ऑक्सीजन यानी कंबाइंड किसके साथ होता है, हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन कंबाइंड होता है। ये आप लोग बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है ना, आगे चल करके, राइट। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आरबीसी जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपका ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, जो मेरा रिस्पॉन्सिबल है, ये आपका रेड ब्लड सेल रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए आरबीसी रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों, ठीक है ना। एक क्वेश्चन छूट गया यार। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों अपना क्या है। चलिए किसी को दिक्कत आना नहीं चाहिए, ठीक है ना। दिक्कत हो तुरंत बताना है, तुरंत क्लियर हो जाएगा सबका डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डब्ल्यूबीसी हेल्प इन, यानी कि जो मेरा व्हाइट ब्लड सेल होता है वो किस चीज में हेल्प करता है बताइए। जो डब्ल्यूबीसी होता है वो किस चीज में हेल्प करता है। ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, या इम्यूनिटी में हेल्प करता है, या क्लोटिंग में हेल्प करता है, या रेस्पिरेशन में आपका जो होता है डब्ल्यूबीसी हेल्प करता है, जिसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल। तो सबको पता होगा बच्चों जो मेरा डब्ल्यूबीसी होता है वो आपका इम्यूनिटी के लिए हेल्प करता है, यानी कि जो हमारे फाइटर सेल के नाम से जो जानते हैं उसको बोलते हैं हम डब्ल्यूबीसी, ठीक है ना। तो डब्ल्यूबीसी को हम लोग फाइटर सेल्स के नाम से जानते हैं, जो कि मेरा एक इम्यूनिटी होता है, ठीक है ना। जो भी हमारे शरीर में एंट्री करता है, हमारे बॉडी में जो भी फॉरेन पार्टिकल एंट्री करता है, उससे जो फाइट करता है मेरा डब्ल्यूबीसी करता है। और डब्ल्यूबीसी का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होता है, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि प्लेटलेट्स हेल्प इन, यानी कि प्लेटलेट्स जो होता है वो किस चीज में हेल्प करता है, ठीक है। प्लेटलेट जो पार्ट है आपका ब्लड में ही होता है, ब्लड में प्लेटलेट्स होता है, प्लाज्मा होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, ठीक है ना। ये कंपोजिशन यानी कि ब्लड सेल 45% होता है, जिसमें प्लेटलेट्स आ जाएगा, प्लाज्मा आ जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा,
ठीक है ना, नाइट्रोजन हो जाएगा, आपके कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, प्लाज्मा, ये सब किसका पार्ट है, ब्लड का, यानी कि ब्लड सेल का कंपोजिशन होता है, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है कि जो आपका प्लेटलेट जो हेल्प करता है, प्लेटलेट्स किस चीज में हेल्प करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, नहीं, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन में जो हेल्प कर रहा है आपके आरबीसी का हेल्प कर रहा है। हाँ, इम्यूनिटी में हेल्प करता है, नहीं, इम्यूनिटी में जो हेल्प कर रहा है आपका व्हाइट ब्लड सेल हेल्प कर रहा है, डब्ल्यूबीसी जो होता है आपके इम्यूनिटी में हेल्प कर रहा है, क्लोटिंग फैक्टर में हेल्प कर रहा है। हाँ, आपके जो प्लेटलेट्स होता है वो ब्लड को क्लॉट करने में आपके रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि जिसका एक प्लेटलेट्स होता है कि होता है आपका फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए, फिब्रिनोजन जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके ब्लड क्लॉटिंग के लिए। तो जो जो इसमें कह रहा है कि जो प्लेटलेट जो हेल्प करता है, जो प्लेटलेट जो हेल्प करता है वो आपका होता है क्लॉटिंग फैक्टर, यानी कि जो क्लॉट करने के लिए जो हेल्प कर रहे हैं वो आपके प्लेटलेट्स हेल्प कर रहा है, ठीक है ना, डाइजेशन में इसका कोई रोल नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, अगला क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन, बताइए, यानी कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन आपके डब्ल्यूबीसी में प्रेजेंट होता है, या आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, या प्लेटलेट्स में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, या प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो सबको पता होगा कि जो आरबीसी यानी कि जो मेरा रेड ब्लड सेल होता है उसमें आपका हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, किस में होता है प्रेजेंट हीमोग्लोबिन, तो आपके आरबीसी में आपका हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो आपके ब्लड रेड क्यों होता है, आपका ब्लड रेड क्यों होता है, तो आपका ब्लड रेड इसलिए होता है क्योंकि इसमें आपका हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द गिवन ऑफ रेड कलर इन द ब्लड, यानी कि जो हीमोग्लोबिन है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपके ब्लड को रेड कलर देने के लिए। और जो हीमोग्लोबिन होता है वो इसमें क्या किस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल, यानी कि बहुत सारा फंक्शन है बच्चों हीमोग्लोबिन का, आप आगे चल के पढ़िएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि नॉर्मल ब्लड का पीएच, यानी कि जो मेरा ब्लड का नॉर्मल पीएच बताइए, ब्लड का नॉर्मल पीएच कितना होता है बताइए, जल्दी से बताइए ब्लड का नॉर्मल पीएच कितना होता है बच्चों। देखिए मेरा ब्लड का जो नॉर्मल पीएच होता है हम बोल सकते हैं कि जो ब्लड का नॉर्मल पीएच होता है आपका 6.0 होता है, या 7.04 होता है, या 8.5 होता है, या 5.5 होता है, बताइए कि जो मेरा ब्लड का जो पीएच होता है वो कितना होता है, जल्दी से बताइए। तो बच्चों सबको पता होगा कि जो ब्लड का जो पीएच होता है वो आपका होता है 7.4, कौन सा होता है बच्चों, तो 7.4 जो होता है आपका ब्लड का पीएच होता है, ठीक है ना, 7.4 ब्लड का पीएच मान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपका है यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप, बताइए, यानी कि जो यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप का नाम बताना है, बताइए। ब्लड ग्रुप में आप लोगों को पढ़ाया हो बहुत अच्छे तरीके से, तो आप लोग जाइए और मेरे इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, इसमें लिखा होगा ब्लड ग्रुप, राइट। चलिए तो बताइए इसमें क्या कह रहा है कि जो यूनिवर्सल डोनर यानी कि जो सबको ब्लड दे सकते हैं उस ग्रुप का नाम बताना, बताइए। तो कौन सी ब्लड ग्रुप सबको दे सकता है, ब्लड ग्रुप ए दे सकता है, ब्लड ग्रुप बी दे सकते हैं, ब्लड ग्रुप ए बी दे सकते हैं, ब्लड ग्रुप ओ दे सकता है। तो बच्चों जो ब्लड ग्रुप ए होता है वो सिर्फ ए को ही दे सकते हैं और ए से ही ले सकते हैं, ठीक है ना। जो ब्लड ग्रुप बी होता है वो बी को दे सकते हैं और बी से ही ले सकते हैं, ठीक है ना। जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है वो ए से भी ले सकते हैं, बी से भी ले सकते हैं, ओ से भी ले सकता है, बट डोनेट किसको कर सकते हैं, सिर्फ ए बी को ही डोनेट कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन जो ब्लड ग्रुप ओ होता है वो आपको ए को भी दे सकते हैं, बी को भी दे सकते हैं, ए बी को भी दे सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये सिर्फ ओ से रिसीव कर सकता है, समझ में आ गया। यानी कि जो ओ ब्लड ग्रुप है वो आपका क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, वो सबको दे सकता है लेकिन सिर्फ ले सकते, रिसीव सिर्फ आप ओ से ही कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि यूनिवर्सल रिसिप्टर ब्लड ग्रुप, यानी कि मैं आपको यहाँ पे बता ही दिया हूँ कि जो ये ए बी जो होता है वो सबसे ले ही सकते हैं, ठीक है ना। ए बी ब्लड ग्रुप ऐसा ब्लड ग्रुप है वो सिर्फ लेते हैं सबसे और देते हैं सिर्फ अपने वाले को, समझ में आ गया ना। यानी कि वो ए से भी ले सकते हैं, बी से भी ले सकते हैं, ए बी से भी ले सकते हैं और ओ से भी ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ डोनेट सिर्फ ए बी को ही कर सकते हैं, यानी कि जो यूनिवर्सल रिसिप्टर यानी कि वो सबसे लेने वाला ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो सबसे जो रिसीव कर सकते हैं आपका ब्लड ग्रुप आपके ए बी जो होता है वो सबसे रिसीव कर सकते हैं, यानी कि सब ब्लड ग्रुप इसको चल जाएगा, कोई भी कैटेगरी का ब्लड ग्रुप इसको चल जाएगा ए बी को, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन से बच्चों आपका कौन सा है कि लाइफ स्पैन ऑफ आरबी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कि जो मेरा आरबीसी है आरबीसी का लाइफ स्पैन कितने दिनों का होता है, यानी कि जो रेड ब्लड सेल होता है वो रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितने दिनों का होता है, इसका आंसर बताइए जल्दी से, आप सब जल्दी से बताइए।
जल्दी से बताइए कि जो आपके आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है, जो इसके जीवन काल होता है, वो कितने दिनों का होता है? आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है बच्चों? बताओ कितने दिनों का होता है? हम बोल सकते हैं कि जो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 30 दिन का होता है, यानी कि 1 महीने का, या 60 दिन का यानी कि 2 महीने का, वो आपके 120 दिन या 180 दिन का। तो बच्चों ये आप सबको पता होगा कि जो आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है, जो आरबीसी का जो जीवन काल होता है आपका 120 दिन का होता है, यानी कि 120 दिन में ये आरबीसी फिर से मर जाएगा और खुद से ही बन जाएगा आपके शरीर में। जो भी आरबीसी का जो 120 दिन पूर जाता है, यानी कि इसका डेट हो जाता है, वो आपका 120 दिन के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं नेक्रोसिस, ठीक है ना। हाँ, तो ये आपके आरबीसी मर जाएगा, फिर पुनः आपके शरीर में बनना स्टार्ट होता है और ये बन जाता है, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि जो ब्लड क्लॉटिंग रिक्वायर्ड है, बताइए ब्लड क्लॉटिंग रिक्वायर्स, बताइए ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिक्वायर्ड है, बताइए ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या रिक्वायर्ड है? जल्दी से इसका आंसर बताइए कि जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिक्वायर्ड है, क्या है रिक्वायर्ड? बताइए ब्लड क्लॉटिंग के लिए आयरन रिक्वायर्ड है, या कैल्शियम रिक्वायर्ड है, सोडियम रिक्वायर्ड है, पोटासियम रिक्वायर्ड है? जल्दी से बताइए कि जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिक्वायर्ड है क्या चीज होता है? सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों सबको पता होगा कि जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो रिक्वायर होता है, आपका कैल्शियम रिक्वायर होता है किस चीज के लिए? तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए ये रिक्वायर होता है, ये जरूरी होता है, इसको चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। चलिए, चलिए अपनी अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन जो आपका है कह रहा है कि जो आर्टरी है, बताइए आर्टरी के पास, आर्टरी है, आर्टरी के पास क्या होते हैं? बताइए आर्टरी के पास क्या होते हैं? जल्दी से बताइए आर्टरी के पास क्या होता है? आर्टरी के पास थिन वॉल होता है, या थिक वॉल्व होते हैं, नो वॉल्व होते हैं, या प्रोस वॉल्व होते हैं? आर्टरी के पास किस टाइप्स का वॉल प्रेजेंट होता है? तो बच्चों आर्टरी के पास जो होता है आपका थिक टाइप्स का वॉल प्रेजेंट, यानी कि मोटा वॉल होते हैं आपके आर्टरी के पास, ठीक है ना। आर्टरी के पास मोटा वॉल प्रेजेंट होता है, क्लियर है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है वेन्स है, बताइए वेन्स के पास क्या होता है? वेन्स के पास क्या होता है? वॉल्व होता है, या नो वॉल्व, या थिक वॉल्व, या हाई प्रेशर? तो बताइए कि वेन के पास क्या होता है बच्चों? तो बच्चों सबको पता होगा कि जो वेन के पास जो होता है या क्या होता है बच्चों? वॉल्व प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। वेन के पास वॉल्व प्रेजेंट होता है, क्या होता है प्रेजेंट? तो वॉल्व जो प्रेजेंट होता है आपका वेन के पास होता है, वॉल्व प्रेजेंट होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन जो आपका है कि कैपिलरी आर, कैपिलरी क्या होता है? बताइए कैपिलरी क्या है? कैपिलरी के पास क्या है, या कैपिलरी क्या होता है? कैपिलरी क्या थिक वॉल होता है, कैपिलरी थिकेस्ट होता है, कैपिलरी थीन होता है, कैपिलरी लार्ज होता है, कैपिलरी जिजेड होता है? तो कैपिलरी सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल होता है, ठीक है ना। कैपिलरी जो मेरा होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल होता है, आपको सबको पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे थीन क्या होता है आपका? कैपिलरी होता है, ठीक है ना। कैपिलरी आपका सबसे थीन ब्लड वेसल होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन से आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस अक्योरिंग, बताइए गैस का एक्सचेंज कहाँ होता है? गैस का एक्सचेंज कहाँ होता है बच्चों? गैस का एक्सचेंज हम बोल सकते हैं कि आर्टरी में होता है, या हम बोल सकते हैं कि वेन्स में होता है, या हम बोल सकते हैं कि कैपिलरी में, या हम बोल सकते हैं कि एरोटा में गैस का एक्सचेंज होता है। तो सबको पता होगा कि जो गैस का एक्सचेंज क्या होते हैं, बहुत बेसिक सी क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये बहुत बेसिक सी क्वेश्चन है कि गैस का एक्सचेंज कहाँ होता है, बताइए गैस का एक्सचेंज कहाँ होता है बच्चों? तो गैस का एक्सचेंज जो बच्चों होता है आपके कैपिलरी में होता है, यहाँ पे होता है कैपिलरी में गैसों का एक्सचेंज होता है, क्लियर सभी को, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन जो आपका ये क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लड प्रेशर इन हाईएस्ट इन, ब्लड प्रेशर इन हाईएस्ट इन, बताइए ब्लड प्रेशर इन हाईएस्ट इन, बताइए ब्लड प्रेशर इन हाईएस्ट इन, यानी कि वेन्स में, आर्टरी में, कैपिलरी में, या वेन्यूल्स में? इस क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को आपको नहीं करना है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इसका आंसर वैसे तो आरटी होगा, बट इसको क्वेश्चन का आपको नहीं करना है। अगला क्वेश्चन चलिए, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड यूजिंग, बताइए यानी कि जो हम लोग ब्लड प्रेशर को जो मेजर करते हैं इस डिवाइस का नाम बताना, बताइए ब्लड प्रेशर को जो मेजर करने वाला जो डिवाइस होता है इस डिवाइस का नाम बताइए। फर्स्ट ऑप्शन आपका थर्मोमीटर, सेकेंड आपका स्टेटोस्कोप, सी आपका स्फिग्नोमैनोमीटर्स, या डी आपका ईसीजी? तो सबको पता होगा कि जो थर्मामीटर का जो यूज करते हैं, जो थर्मामीटर को यूज करते हैं आपको फीवर को चेक करने के लिए, स्टेटोस्कोप को यूज करते हैं हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप को साउंड को सुनने के लिए, स्फिग्नोमैनोमीटर को जो हम लोग यूज करते हैं ब्लड प्रेशर को मापने, यानी कि बीपी को जो ट्रीटमेंट करने के लिए ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर को यूज करते हैं। उसके साथ साथ हम लोग स्टेटोस्कोप को भी यूज करते हैं, ठीक है ना। ईसीजी को हम लोग यूज करते हैं हमारे हार्ट रेट को चेक करने के लिए, ठीक है ना, जो भी हमारे हार्ट का जो आरटी का कितना
रेट है, वेंटिकल का क्या रेट होता है, इसको जो भी चेक करने के लिए जो हम यूज करते हैं ईसीजी को, यानी कि जो हार्ट को चेक करते हैं ईसीजी से चेक करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है आपकी जो ब्लड प्रेशर उसको यूज नहीं करना, यानी कि ब्लड प्रेशर को जो मेजर करते हैं, जो मापते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर से हम लोग ब्लड प्रेशर को मापते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो सी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नॉर्मल बीपी, यानी बताइए नॉर्मल बीपी कितना होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है बच्चों, 90/16 या 100/20 या 140/90 या 100/150। बताइए कि सबसे जो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, जो नॉर्मल बीपी होता है वो कितना होता है। तो सबको पता हो कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो आपका 100/20 होता है, कितना होता है, 120/80 होता है आपके नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। यदि मैं बोलूँ 190/60 तो उसको वो आपका लो हो जाएगा, 140/90 आपका ये हाइपर टेंशन हो जाएगा, हाइपो यानी कि 90/60 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन से आपका कि वेन्स कैरी ब्लड टू, यानी कि वेन्स जो होता है, जो मेरा हार्ट में जो वेन जो ब्लड को कैरी करता है वो बताइए कहाँ से वेन ब्लड को कैरी कर रहा है। जल्दी से बताइए वेन ब्लड को कहाँ से कैरी कर रहा है, हार्ट से। वेन कैरी ब्लड टू हार्ट, लंग्स, ब्रेन, लीवर, यानी कि जो वेन से ब्लड कहाँ पे जाता है बताइए, वेन से ब्लड कहाँ पे जाता है, सुपीरियर वेना कावा प्लस इन्फीरियर वेना कावा देन इनटू हार्ट, ठीक है ना। तो ये जो वेन से जो ब्लड को जो कैरी हो रहा है आपका हार्ट में कैरी हो रहा है। क्लियर सभी को, वेन से ब्लड का जो कैरी हो रहा है कहाँ पे हो रहा है बच्चों, हार्ट में हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आर्टरी कैरी ब्लड टू, बताइए आर्टरी कैरी ब्लड, यानी कि जो आर्टरी होता है वो ब्लड को कैरी करता है, कहाँ से ब्लड को कैरी कर रहा है आर्टरी, बताइए आर्टरी ब्लड को कैरी कहाँ से कर रहा है, हार्ट से कर रहा है, अवे फ्रॉम हार्ट से कर रहा है, टू लंग्स टू ओनली या ओनली टू ब्रेन। बताइए कि जो मेरा आर्टरी होता है आर्टरी ब्लड को कैरी कहाँ से कर रहा है, ब्लड को कैरी आर्टरी कहाँ से कर रहा है। तो बच्चों आर्टरी जो होता है आपकी जो हार्ट है, हार्ट में जो आपका आर्टरी जो ब्लड को कैरी कर रहा है, यानी कि अवे फ्रॉम हार्ट, यानी कि हार्ट के अवे, यानी कि अवे फ्रॉम हार्ट, यानी कि हार्ट के ऊर पास से क्या होता है आर्टरी या ब्लड को कैरी कर रहा है, ठीक है ना। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका स्मॉलेस्ट ब्लड प्रेशर अब वेसल्स, बताइए यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स का नाम बताना, बताइए सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स का नाम बताइए कौन सा हो जाएगा बच्चों। तो हम बोल सकते हैं कि आर्टरी हो जाएगा या वेन्स हो जाएगा, कैपिलरी हो जाएगा, एरोटा हो जाएगा। अभी मैंने क्वेश्चन क्या हूँ कि सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल, तो बच्चों सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल आपका कैपिलरी होता है, सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड कैपिलरी होता है, सबसे लार्जेस्ट ब्लड वेसल आपका एरोटा होता है, ठीक है ना। सबसे लार्जेस्ट एरोटा हो जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट आपका कैपिलरी हो जाएगा, याद रखने वाली बात है, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है आपका डबल सर्कुलेशन अकर इन, बताइए डबल सर्कुलेशन अकर इन, यानी कि जो डबल सर्कुलेशन होता है वो किस में आपको देखने को मिलता है। तो फिश में आपको देखने को मिलेगा, या एम्फीबियन कैटेगरी में, या ह्यूमंस कैटेगरी में, या रेप्टाइल्स में आपका डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। बताइए किस में डबल सर्कुलेशन आपको देखने को मिलेगा बच्चों। तो आपका जो ह्यूमंस में, यानी कि ह्यूमंस में क्या होता है आपका डबल एम्फीबियंस में क्या होता है आपका डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है, ठीक है ना। एम्फीबियन में क्या होता है आपके डबल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है पल्मोनरी सर्कुलेशन इज बिटवीन, बताइए पल्मोनरी सर्कुलेशन कहाँ से कहाँ होता है, यानी कि पल्मोनरी सर्कुलेशन जो हो रहा है कहाँ से कहाँ हो रहा है, बताइए पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मो वर्ड किससे रिलेटेड है, आपके लंग्स से रिलेटेड है, याद रखने वाली बात है, पल्मो वर्ड आपके लंग्स से रिलेटेड, यानी कि जहां पर भी पल्मोनरी का बात हो रहा है तो समझिए कि आपके फेफड़े से रिलेटेड हो रहा है, ठीक है ना। तो जो पल्मोनरी में जो आपके सर्कुलेशन ब्लड का होता है वो बताइए किसके किसके बीच में होता है, हार्ट एंड बॉडी के बीच में, हार्ट एंड लंग्स के बीच में, ब्रेन एंड हार्ट के बीच में, या किडनी एंड हार्ट के बीच में। तो हार्ट एंड लंग्स के बीच में जो आपके सर्कुलेशन होता है, आपके जो हार्ट एंड आपके जो लंग्स के बीच में सर्कुलेशन होती है उसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है ना। हार्ट एंड ब्लड के बीच में जो भी सर्कुलेशन हो रहा है उसको बोलते हैं हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका सिस्टमैटिक सर्कुलेशन इज बिटवीन, बताइए सिस्टमैटिक सर्कुलेशन बिटवीन, यानी कि जो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन जो होता है वो किस किस के बीच में होता है, बताइए सिस्टमैटिक सर्कुलेशन बच्चों किस किस के बीच में होता है। तो हम बोल सकते हैं कि हार्ट एंड लंग्स के बीच में सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होता है, या हम बोल सकते हैं कि हार्ट एंड बॉडी के बीच में सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होता है, या हम बोल सकते हैं कि ब्रेन एंड लंग्स के बीच में सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होता है, या हम बोल सकते हैं किडनी एंड लंग्स के बीच में सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होता है। तो बच्चों जो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन जो होता है ना वो किसके किसके बीच में होता है, तो बॉडी एंड हार्ट के बीच में क्या हो रहा है आपका सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होता है, ठीक है ना। हमेशा याद रखने वाली बात है कि बॉडी और हार्ट के बीच में क्या होता है आपका सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होता है, और जिसमें मैंने पी वाई क्यू लगा रहा हूँ वो आपको रट जाना है, ठीक है ना। चलिए
मेरा एक ही उसूल है, जो मैं क्वेश्चंस लगा रहा हूँ PYQ उसको रट जाना है, भूलना नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि लैक ऑफ हीमोग्लोबिन कॉजेस, बताइए कि जो आपकी हीमोग्लोबिन का कमी हो जाएगा, आपके शरीर में हीमोग्लोबिन का कमी हो जाएगा तो क्या आपको देखने को मिलेगा। हम बोल सकते हैं कि डायबिटीज हो जाएगा, या एनीमिया हो जाएगा, या हाइपरटेंशन हो जाएगा, एस्थमा हो जाएगा। तो बताइए कि जो आपके शरीर में, आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन का कमी हो गया तो क्या हो सकते हैं। आपके शरीर में हीमोग्लोबिन का कमी हो जाएगा तो बच्चों एनीमिया हो जाएगा, यानी कि आपके शरीर में ब्लड कम हुआ, ब्लड कम होने से क्या हो जाएगा, आपके आरबीसी का कमी होगा, आरबीसी की कमी से क्या हो जाएगा, आपकी हीमोग्लोबिन का कमी होगा, हीमोग्लोबिन की कमी होने से क्या हो जाएगा, आयरन की कमी हो जाएगा, आयरन की कमी होने से क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा। ये पाथवे याद रखना है कि ब्लड कमी होने से आरबीसी का काउंट लो हो जाएगा, आरबीसी का काउंट लो होने से क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, हीमोग्लोबिन का काउंट लो हो जाएगा। जैसे हीमोग्लोबिन का काउंट लो होगा उसी प्रकार से आपका आयरन का काउंट लो हो जाएगा। जैसे ही आयरन का कमी हो गया तो आपके एनीमिया पकड़ लेगा। लेकिन डायबिटीज के बारे में बात करता हूँ तो डायबिटीज आपका होता है इंसुलिन की ग्लूकोज को ज्यादा बढ़ने से क्या होता है, आपका डायबिटीज हो जाता है। हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर को यानी कि 140 से 90 हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर बोलते हैं इसको, यार हाइपरटेंशन बोलते हैं। अस्थमा यानी कि जो आपका अस्थमा होता है, आपके जो भी जो सिगरेट वगैरह पीते हैं उसको बोलते हैं अस्थमा होता है, ठीक है ना। सांस लेने में कठिनाई जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं अस्थमा बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछना है कि जो हीमोग्लोबिन कॉजेस यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगा तो इससे आपके एनीमिया हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए एनीमिया किससे हो जाएगा, तो कमी ऑफ हीमोग्लोबिन यानी कि लो हो जाएगा हीमोग्लोबिन ब्लड में तो एनीमिया हो जाएगा, ठीक है ना, आयरन की कमी हो जाएगा ऑटोमेटिक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाई बीपी ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन बोलते हैं, या हाइपर टेंशन बोल सकते हैं, या ब्रैडिकार्डिया या ट्रैकिकार्डिया बोल, ये दोनों कतई नहीं होने वाला है, ठीक है ना। यानी कि ब्लड प्रेशर जैसे हाई यानी कि 140 से ब्लड प्रेशर 90 हो गया तो इसको बोलते हैं हम लोग हाइपरटेंशन बोलते हैं। किस केस में, तो एडल्ट के केस में नहीं बोलेंगे, यानी कि एक नॉर्मल रेंज में बोलेंगे। एडल्ट में आपका 140 90 एक नॉर्मल रेंज होता है यानी कि उम्र के साथ, ठीक है ना। सॉरी एडल्ट बोल रहे हैं, ओल्ड एज में। एडल्ट में 140 से 90 है तो समझो कि इसको उसका हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होता है, या 140 150 से 90 भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ब्लड प्रेशर जो हाई हो रहा है इसको बोलते हैं हम लोग हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर लो हो रहा है इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेंशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोल रहे हैं आपका हाई ब्लड प्रेशर तो हाइपरटेंशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि लो ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड, मैं अभी बताऊं कि जो ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा तो इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेंशन बोलते हैं, ठीक है ना। लो ब्लड प्रेशर को हम लोग हाइपोटेंशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोलेस्ट्रॉल अफेक्टेड, यानी कि कोलेस्ट्रॉल अफेक्ट करते हैं, बताइए कोलेस्ट्रॉल जो होता है आपको इफेक्ट किस चीज को करते हैं। बोल सकते हैं कि हम लोग ब्रेन को अफेक्ट करते हैं, या ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करते हैं, या किडनी को अफेक्ट करते हैं, या लंग्स को अफेक्ट करते हैं। तो देखिए ज्यादा मात्रा में यदि कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बढ़ जाएगा आपके शरीर में आपके, तो इससे क्या हो जाएगा कि जो आपके ब्लड वेसल है, जो आपके ये ब्लड वेसल है ना उसको क्या कर देगा, वो आपके नैरो कर देगा, यानी कि इसको वो धीरे धीरे नैरो कर देगा, जिससे क्या होगा यहाँ पे ब्लड का स्टॉपिंग हो जाएगा, जिससे आपको हार्ट अटैक होने की चांस हो सकता है, ठीक है ना। तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है, यानी कि ज्यादा कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में हो गया तो इससे किस चीज को डैमेज पहुंचेगा, आपके ब्लड वेसल्स को डैमेज होता है, ठीक है ना। ये आपके ब्लड वेसल्स को नैरो कर देगा, यानी कि पतली नली कर देगा, जिससे ब्लड को फॉलो नहीं होगा, आपके हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, इससे क्या हो जाएगा हार्ट अटैक जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका कि हार्ट अटैक अकर ड्यू टू, यानी कि हार्ट अटैक कैसे होता है बताइए। अभी मैंने बताया हार्ट अटैक की पूरी कहानी बताइए, हार्ट अटैक कैसे होता है। हार्ट अटैक ब्रेन को डैमेज होने से होता है, या ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी, या लंग्स को फेलियर से, यानी किडनी को फेल, भाई किडनी फेल हो जाएगा तो उसको बोलते हैं हम लोग डायलिसिस, और डायलिसिस आप करवा सकते हैं आराम से, ठीक है ना। लंग्स फेलियर नहीं, लंग्स फेलियर को हम लोग हार्ट अटैक नहीं बोलते हैं। ब्रेन डैमेज है क्या, आपका ब्रेन डैमेज हो जाएगा तो इसको बोलते हैं हार्ट अटैक बोलेंगे नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हैं, पता है किसी को। चलिए तो हम लोग हार्ट अटैक किसको बोलेंगे, यानी कि जो आपके कोरोनरी आर्टरी है, आपके जो कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज हो जाएगा, यानी कि मान लो कि ये आपका कोरोनरी आर्टरी है, ये जो पार्ट है ये आपका कोरोनरी आर्टरी है, इस कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आ गया, इसमें ब्लॉकेज आ गया है, ठीक है ना। तो इसमें जो ब्लॉकेज हो गया तो इसमें ब्लड जो आ रहा है, ब्लड जो आ रहा है इसमें ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है, ठीक है ना, ब्लड का फॉलो नहीं हो रहा है, जिससे आपके हार्ट में क्या हो रहा है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन नहीं हो रहा है, तो इससे आपका हार्ट पंप भी नहीं करेगा, ठीक है ना, ब्लड का कमी हो जाएगा, ठीक है ना, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा, ब्लड का पार्ट नैरो हो जाएगा, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, यानी कि आपका जो पार्ट है वो क्या होता है, वेलल वेसल्स का जो पार्ट है, जो कोरोनरी आर्टरी का जो पार्ट है वो ब्लॉकेज हो जाएगा। ब्लॉकेज होने से आपको हार्ट अटैक होता है, और जब भी हार्ट हार्ट अटैक होगा ना तो आपको देखने को मिलेगा कि जो आपके नोज यानी कि जो नोज होते हैं ना, नोज से ब्लड निकलता है, ठीक है ना, किसी किसी को कान से ब्लड निकलता है, ठीक है ना। तो ये सब हार्ट अटैक में देखने को मिलता है, समझ में आ गया। तो मेरा आज की जो टारगेट था 50 MCQ का,
ठीक है ना। आज की जो मेरा टारगेट था आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में 50 MCQ का, जो भी बच्चों आज की क्लास 50 MCQ लगा लिए होंगे और हर एक कंसेप्ट में क्लियर होगा, तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि 100% गारंटी है। इसको 100% गारंटी है कि यदि सर्कुलेटरी सिस्टम से क्वेश्चंस आएगा, किसमें, नर्सिंग एप्टीट्यूड में 100% आएगा ही आएगा, 2 से 3 क्वेश्चंस, और 2 से 3 क्वेश्चंस आपको बायोलॉजी में भी पूछेगा। तो उम्मीद रहेगा कि आप सब इसको अच्छे से रटिए, आप घोर के पिए या आप चाट जाइए, जैसे भी आपको करना है। और मुझे तो सिर्फ देना था आपको ये क्वेश्चंस, आपको प्रोवाइड करवाना था, ताकि आप सभी को ये अच्छे से आप लोग कर लेंगे। और ये मेरा गारंटी है, यदि जो भी बच्चों ये सारा क्वेश्चंस कर लेंगे, जो भी बच्चों आज सर्कुलेटरी सिस्टम जितना भी क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है ना, 50 आपका MCQ कराया है, तो 50 में जो भी बच्चों सारा कंप्लीट है, जिसको किसी में डाउट नहीं है, तो इसको 100% गारंटी है नर्सिंग एप्टीट्यूड में प्लस में बायोलॉजी में क्वेश्चंस में 3 नर्सिंग में और 2 से 3 आपका बायोलॉजी में देखने को मिलेगा 100%। यानी मिल तो सकता है 4-5 आ सकता है, मैंने बोला हो कि 4-5 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, लेकिन आपके ये जो मेरा ये श्योर है, यानी कि ये 5 या 6 क्वेश्चंस आपको यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, इसी में से आपको आएगा। तो इसीलिए आपको इसको रट जाना है, चाहे आप घोर के पीजिए, चाहे आप इसको मिला के पीजिए, चाहे आप इसको टैबलेट समझिए, जो भी समझिए। लेकिन जो भी बच्चों जहाँ का भी यूपी का हो या बिहार का हो या आपका RUHS का तैयारी कर रहे हैं या आप एम्स का तैयारी कर रहे हैं, हर एक बच्चे को ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, क्योंकि आपके हार्ट के जगह पे लंग्स नहीं पूछ सकते हैं और लंग्स के जगह पे किडनी नहीं पूछ सकते हैं, किडनी के जगह पे आपके स्टमक नहीं पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो जो ऑर्गन है उस ऑर्गन से ही क्वेश्चंस पूछेगा। तो हार्ट एक ऑर्गन है और इस हार्ट से ही मैं सिर्फ इसमें क्वेश्चंस कराऊँ, तो ये नहीं कि हार्ट से दूसरे स्टेट में दूसरे टाइप्स का क्वेश्चन आएगा, नहीं, इसी टाइप्स का क्वेश्चन आएगा, सेम आएगा। इसीलिए आप लोग रट जाइए, जैसे भी करिए, और ये मेरा गारंटी है आप सभी को इस चैप्टर से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा बच्चों। तो एक और बात बताता हूँ कि जो भी बच्चों मेरी क्लास में ज्वाइन नहीं हुए अभी तक, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना, ठीक है ना। और क्योंकि आपके पास ये नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचते रहेंगे, अप टू डेट आपके पास जाते रहेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे भी अच्छे टॉपिक लेके आऊंगा, अच्छा चैप्टर लेके आऊंगा, ताकि आप लोगों को करने में मजा आएगा और मस्ती में क्लास हो जाएगा 1 घंटे का, और आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, परेशानी नहीं होगा, ठीक है ना बच्चों। चलिए।